हेलो दोस्तों मैं हूं शैलेंद्र शर्मा और आप देख रहे हो अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल सुपर 10 क्लासेस। बच्चों आज के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th का मैथमेटिक्स का टॉपिक है ट्रायंगल। एक चैप्टर है मैथमेटिक्स में ट्रायंगल। तो आज हम बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल समझेंगे ट्रायंगल का और एक थ्योरम है बीपीटी, उसको भी प्रूफ करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। तो सबसे फर्स्ट हम लोग देखते हैं बेसिक ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल का मतलब क्या है, आखिर में दो ट्रायंगल सिमिलर कब होते हैं। इससे पहले आपने 9th क्लास में ट्रायंगल की थोड़ी सी इंफॉर्मेशन पढ़ी हुई है। आज हम लोग बात करने वाले हैं सिमिलर ट्रायंगल की। तो चलिए सबसे फर्स्ट हम लोग बनाते हैं सिमिलर ट्रायंगल आखिर में है क्या, जरा उस चीज को समझो, है ना। और जिस बच्चे ने 9th क्लास का ट्रायंगल नहीं पढ़ा है तो वो थोड़ा सा इंफॉर्मेशन 9th क्लास की ट्रायंगल की लेके आए। तो बच्चों दो ट्रायंगल्स को आपस में तभी सिमिलर कह सकते हैं जब उनका या तो जो करस्पॉन्डिंग साइड है उनका रेशियो बराबर हो या फिर उनके करस्पॉन्डिंग एंगल भी आपस में इक्वल हो। तो चलिए डिफाइन करते हैं इसको। और दूसरी बात, जो सिमिलर ट्रायंगल है उसको हम लोग इस वाले सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका सिंबल जिससे हम लोग सिमिलर ट्रायंगल को रिप्रेजेंट करते हैं। तो टू ट्रायंगल्स आर सेड टू बी similar if and only they have मतलब दो ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल तभी कहलाएंगे जब वो फर्स्ट है बच्चों इक्वल करस्पॉन्डिंग एंगल्स, और दूसरा है द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स, करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। उनका जो करस्पॉन्डिंग एंगल है वो आपस में इक्वल हो और उनकी साइड का जो रेशियो है, करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो है वो भी आपस में इक्वल हो। चलिए बनाते हैं डायग्राम बना के समझते हैं। सपोज दैट अपने पास दो ट्रायंगल हैं, एक अपने पास ये ट्रायंगल है और एक अपने पास थोड़ा सा बड़ा ट्रायंगल है। जरा चेक करना। और मैंने बोला कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हैं। इस ट्रायंगल को नाम दिया ABC, इस ट्रायंगल को नाम दिया PQR। अगर ऐसा होता है, सपोज दैट अगर ऐसा होता है कि मैंने बोला कि इफ ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल PQR के, अगर ऐसा है तो ये कब होगा। अगर ऐसा है कि ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR के, ये सिर्फ तभी हो सकता है इफ ओनली, ये तभी हो सकता है, ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर तभी हो सकते हैं जब एंगल इस एंगल P के बराबर हो, ये एंगल B एंगल Q के बराबर हो, ये एंगल C एंगल R के बराबर हो। इसका मतलब इन दोनों के आपस में जो करस्पॉन्डिंग एंगल है वो इक्वल होने चाहिए। मतलब एंगल A इक्वल होगा एंगल P के, एंगल B इक्वल होगा एंगल Q के, और एंगल R इक्वल होगा एंगल C इक्वल होगा एंगल R के। आप दोनों ट्रायंगल को लिखो भी उसी वे से, देखो A बराबर है P के और B बराबर है Q के और C बराबर है R के। अब बात करते हैं इनके करस्पॉन्डिंग रेशियो की, है ना, एंड साइड के रेशियो की। तो साइड कौन सी AB साइड, तो AB अपॉन जरा चेक करना, AB अपॉन इसका करस्पॉन्डिंग साइड कौन सा है PQ। तो आप यहां जब यहां लिखोगे तब भी वही लिखोगे AB अपॉन PQ इज इक्वल टू, अगर आपने लिखना है BC तो BC के करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है, दैट इज QR। देखो यहां भी वही आ रहा है QR इज इक्वल टू AC के करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है, AC के करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है PR, ये लो PR। अगर ये दोनों कंडीशन को फुलफिल करता है तो ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर होंगे, अदरवाइज दोनों ट्रायंगल सिमिलर नहीं होंगे। बात समझ आ रही है। दोनों ट्रायंगल कभी भी दो ट्रायंगल तभी सिमिलर होंगे जब उनका करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल हो और उसके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो आपस में इक्वल हो। इतनी बात क्लियर है, नोट करो। इतना क्लियर हो गया बच्चों, सिमिलर ट्रायंगल क्या है ये क्लियर हो गया। अच्छा अब बात करते हैं कि आखिर में किसी भी ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हैं फॉर डिफरेंट बेसिस। अगर बेस को हम लोग अलग अलग मान लें तब उसका एरिया कैसे फाइंड करेंगे, जरा चेक करना भाई। मान लेते हैं सपोज दैट हमने सपोज कर लिया यहां पे कि हमारे पास एक ट्रायंगल है ABC, सपोज ट्रायंगल है ABC। अब मैंने क्या किया, यहां पे मैंने कंसीडर कर लिया है लेट
लेट BC इज बेस। मैंने इस BC को बेस मान लिया है। अब अगर इस BC को बेस मान लिया है तो इस ट्राइंगल का एरिया कैसे लिखेंगे? इसका क्या लिखेंगे? एरिया। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, बच्चों इस एरिया ऑफ ट्राइंगल को अपन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इसको हम लोग लिखते हैं AR और दैट इज एंगल ऑफ ABC, ट्राइंगल ऑफ ABC। एरिया ऑफ ट्राइंगल को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। आखिर में ये लिखा कैसे जाता है? ये लिखा जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर हाइट। बच्चों रिमेंबर दैट दिस इज द फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल, 1/2 इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर हाइट। तो अब अगर मैंने BC को बेस माना है तो BC को बेस मानने के बाद में इसकी BC पे जो परपेंडिकुलर होगा, BC के जो परपेंडिकुलर होगा वो वाली हाइट अपन लेंगे। तो BC के परपेंडिकुलर कौन सी हाइट हो गई? ये AM इज द परपेंडिकुलर टू BC। मैं यहाँ लिख देता हूं, जो AM है वो परपेंडिकुलर है किस पे? BC पे, राइट। तो अब अगर इसका मुझे एरिया लिखना है तो क्या लिखा जाएगा? हाफ इंटू बेस क्या है? BC इंटू परपेंडिकुलर हाइट क्या है? AM। दिस इज द एरिया। बात क्लियर हुई? अब अगर मान लो मैंने मान लिया कि AC को बेस मान लेते हैं भाई, AC इज अ बेस। अगर मैं AC को बेस मान लूं तो AC से परपेंडिकुलर डालो, तो AC का परपेंडिकुलर क्या होगा? BN। इसका मतलब मैंने यहां लिख दिया BN इज परपेंडिकुलर टू AC। हो ही नहीं होगा। अब मुझे लिखना है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC व्हेन AC इज बेस। तब कैसे लिखा जाएगा? ये हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर हाइट इंटू परपेंडिकुलर हाइट। तो हाफ इंटू बेस हमने क्या माना है? AC। और AC के परपेंडिकुलर हाइट क्या भाई? AC की परपेंडिकुलर हाइट कौन सी है? दैट इज BN। क्लियर हो रहा है? बात समझ आ गया? जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं कि अपन ने ट्राइंगल ऐसे मान लिया। जरा चेक करना, ये हमारा ट्राइंगल है भाई, दिस इज द ट्राइंगल। या मैं इसको और थोड़ा सही से बनाता हूं। मान लेते हैं हमने ये ट्राइंगल मान लिया भाई एक, राइट। ये ट्राइंगल है A, B और C। इस ट्राइंगल का मुझे एरिया लिखना है। क्या लिखना है? इस ट्राइंगल का मुझे एरिया लिखना है। तो मैंने लिखा एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। अच्छा, ये मुझे कब लिखना है? जब मैंने बेस माना है BC को। ये मैंने कब लिखना है? जब हमारा जो है BC क्या है? बेस। हमारा BC क्या है? बेस। अब अगर BC बेस है तो BC के परपेंडिकुलर हाइट चाहिए। तो BC के परपेंडिकुलर हाइट करने के लिए अपन ने क्या किया? यहां से एक परपेंडिकुलर डाला और इस BC को आगे बढ़ा दिया, और ये परपेंडिकुलर डाल दिया AM। सो AM इज द परपेंडिकुलर टू BC। मतलब यहां पर जो हो जाएगा कि AM इज परपेंडिकुलर टू BC। जो आपका AM है वो BC पे परपेंडिकुलर है। उस केस में आप इसका एरिया लिखा दे सकते हो। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर हाइट। तो क्या हो जाएगा? 1/2 इंटू बेस क्या है आपका? BC। सो इट इज BC इंटू परपेंडिकुलर हाइट क्या है? इट इज AM। सो इट इज AM। क्लियर है भाई? गॉट इट? इतना नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। इतना हो गया बच्चों। अब एक और आते हैं, बहुत बेहतरीन कंसेप्ट है, एक और बेसिक फॉर्मेशन है, जरा चेक करना वो भी, जो कि हमें बहुत हेल्पफुल होगा किसी भी थ्योरम को प्रूफ करने में और किसी भी ट्राइंगल के सवाल को प्रूफ करने में, है ना। तो जरा देखिए, मान लेते हैं कि अपने पास दो पैरेलल लाइंस हैं, एक ये वाली लाइन है, एक ये वाली लाइन है। मैं मान लेता हूँ कि ये लाइन अपने पास MN है, राइट, और ये अपने पास लाइन PQ है, और मैंने बोल दिया यहाँ पे कि MN लाइन पैरेलल है PQ के, बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर। अब अगर दो लाइन पैरेलल है और इन दोनों पे मैंने एक ट्रायंगल बनाया, इन दोनों लाइंस पे मैंने ट्रायंगल बनाया, मान लिया मैंने एक ट्रायंगल ये वाला बनाया, तो चेक करना भाई ट्रायंगल को, यहां पे अपन ने एक ट्रायंगल बनाया, राइट। एक ट्रायंगल को नाम दिया मैंने ABC, A B C और यू के D, 4 पॉइंट हुए। इसका मतलब यहां दो ट्रायंगल आपको दिख रहे हैं, कौन सा A B C और एक है B D C।
अगर सेम लाइन पे अगर दो लाइन पैरेलल हैं और दोनों लाइन पैरेलल के लिए अगर हमारा बेस सेम होता है, यहाँ पे दोनों ट्राइंगल्स के लिए कौन सा ट्राइंगल है, ट्राइंगल ABC और एक ट्राइंगल है ट्राइंगल DBC। दो ट्राइंगल्स हैं, इन दोनों ट्राइंगल के लिए जो BC है वो कैसे काम कर रहा है, एज अ बेस। BC कैसे काम कर रहा है, एज अ बेस। तब इन दोनों ट्राइंगल का एरिया आपस में इक्वल होगा। तब इन ट्राइंगल का एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल होगा ट्राइंगल, दैट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC के। मतलब हो रही है, इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि इन टू पैरेलल लाइंस फॉर सेम बेस देखो सेम है, ये दोनों के लिए कैसा था, सेम था भाई। ये जो बेस है वो दोनों ट्राइंगल के लिए कैसा है, सेम। फॉर सेम बेस एरिया ऑफ ट्राइंगल are equal, are always equal। इतनी बात समझ आ गई। अगर दो पैरेलल लाइंस हैं और इन पे दो ट्राइंगल बन रहे हैं और उसका अगर बेस सेम ले रहे हो आप, तो हमेशा ट्राइंगल का जो एरिया है वो इक्वल होगा। जैसे मान लो आपने BC बेस लिया हुआ है, मैं अगर यहां मान लेता हूं कि मैंने AD बेस ले लिया, AD को मैंने बेस मान लिया। अगर AD बेस है तो देखो फिर भी ट्राइंगल बनेंगे। कौन सा ट्राइंगल बनेगा, BDA या फिर ABD, ट्राइंगल ABD। इसका जो एरिया है वो इक्वल होगा किस ट्राइंगल के, एक तो ये वाला ट्राइंगल बन गया, ये वाला ट्राइंगल, और एक ये वाला ट्राइंगल बन गया, CDA, एरिया ऑफ CDA। दोनों ट्राइंगल्स का एरिया फिर से इक्वल है। मतलब सेम बेस के लिए अगर पैरेलल लाइन है तो एरिया हमेशा दोनों का इक्वल होगा। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। क्लियर हो गया, नोट करो, आगे बढ़ते हैं। थ्योरम नंबर 1, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जिसको अपन शॉर्ट में बोलते हैं BPT, और जिसका दूसरा नाम है थेल्स थ्योरम। बच्चों ये थ्योरम CBSE बोर्ड या फिर UP बोर्ड या फिर कोई भी स्टेट बोर्ड, किसी भी बोर्ड के लिए बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम है। CBSE बोर्ड में तो ये थ्योरम इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि लगभग हर साल इस थ्योरम पूछी जाती है। तो इस थ्योरम को गौर से समझो। चलिए पहले बात करते हैं इस थ्योरम के स्टेटमेंट का। देखो इस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या कहता है। इस थ्योरम का स्टेटमेंट कहता है कि इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, देन द अदर टू साइड्स आर डिवाइड इन द सेम रेशियो। इसका स्टेटमेंट जरूर याद रखना। स्टेटमेंट नहीं याद होगा तो फिर थोड़ी सी दिक्कत आपको आ सकती है, इसलिए इसके स्टेटमेंट को एक बार पढ़ लो। तो देखिए बच्चों, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग सबसे पहले थ्योरम, किसी भी थ्योरम को, ट्राइंगल के किसी भी सवाल को प्रूव करते समय सबसे पहले कुछ बातें हमें याद रखनी होती है। तो जिस फॉर्मेट में यहाँ पे मैं लिखूंगा उसी फॉर्मेट में आपको भी ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं गिवन की, कि आखिर में हमें अपने स्टेटमेंट में क्या क्या गिवन है। तो स्टेटमेंट में बोला हुआ है कि एक ट्राइंगल है। इसका मतलब सबसे पहले स्टेटमेंट में हमें दिया है एक ट्राइंगल। तो अपन ने मान लिया कि स्टेटमेंट में हमें गिवन है ट्राइंगल ABC, और इस ट्राइंगल में बोला हुआ है कि एक साइड दूसरे साइड के पैरेलल है, राइट। तो उन्होंने बोला है, मैंने मान लिया कि जो लाइन है DE, ये लाइन पैरेलल है BC के। कैसे है, BC के पैरेलल है। अभी ट्राइंगल बनाएंगे फिर वहां समझाएंगे कि कौन सी लाइंस हैं। ये हमें गिवन है। इसका मतलब जरा चेक करना, मैंने यहाँ पर ट्राइंगल ड्रॉ किया, जरा चेक करना भाई। ये हमें एक ट्राइंगल गिवन है। बोला हुआ है कि इस ट्राइंगल में ये ट्राइंगल ABC है, ये DE इस साइड के पैरेलल है, ये DE इस साइड के पैरेलल है। बात क्लियर है। अब हमें बोला है, अब हमें ये देखना है कि हमें प्रूफ क्या करना है। उन्होंने बोला है कि अगर ये इसके पैरेलल है तो ये जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है उसका करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो है वो आपस में इक्वल होगा। इसका मतलब हमें प्रूफ क्या करना है, जरा चेक करना, टू प्रूफ। आखिर में हमें प्रूफ क्या करना है। तो हमें प्रूफ क्या करना है कि जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है इनका करस्पॉन्डिंग रेशियो, मतलब हमें प्रूफ करना है AD अपॉन DB ये इक्वल होगा AE अपॉन EC के। ये हमें इस थ्योरम में प्रूफ करना है। बात क्लियर हो रही है, बात क्लियर है। चलिए अब अगर हमें जरूरत पड़ती है तो हम लोग यहाँ पे इस ट्राइंगल में थोड़ा सा चेंज करते हैं, जिसको अपन बोलते हैं कंस्ट्रक्शन। तो इस ट्राइंगल में हम लोग करते हैं कंस्ट्रक्शन। क्या करना होता है अपन को, कंस्ट्रक्शन। जरूरी नहीं है कि किसी सवाल में, कि हर सवाल में कंस्ट्रक्शन करना पड़े।
लेकिन जहां आपको कंस्ट्रक्शन करना पड़ सकता है वहां कंस्ट्रक्शन कीजिए। तो मैंने यहां पे कुछ कंस्ट्रक्शन किया। अब इस ट्राइंगल में हमने कंस्ट्रक्शन क्या किया, इस ई पॉइंट को मान के यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया जिसको नाम दे दिया एन। ऐसे इस डी पॉइंट को मान के यहां से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया जिसको नाम दे दिया एन। राइट, ये दो परपेंडिकुलर हमने यहां पर डाल दिए। बात क्लियर है? इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि ई एन परपेंडिकुलर है एडी के और डीएम परपेंडिकुलर है एडी एई के। राइट, ये हमने किया है। तो सबसे पहले कंस्ट्रक्शन में जो आपने किया है वो आप नोट डाउन करो। इसका मतलब हमने क्या किया है, ई एन ई और एन ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है किस पे, एडी पे। सेम वे डीएम ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है किस पे, एई पे। हमने परपेंडिकुलर क्यों लगाया, परपेंडिकुलर ड्रॉ इसलिए किया है क्योंकि हमें ट्राइंगल का एरिया निकालने की जरूरत पड़ेगी और ट्राइंगल के एरिया के लिए अपन को परपेंडिकुलर हाइट की जरूरत पड़ती है। बात क्लियर है? अब हमने क्या किया, अब इस ई पॉइंट को हमने बी से मिला दिया, इस ई पॉइंट को हमने बी से मिला दिया। राइट, ऐसे ही इस सी पॉइंट को इस डी से मिला दिया, इस सी पॉइंट को डी से मिला दिया। तो आपने जो और किया उसको भी करो, ज्वाइन क्या किया अपन ने, डीसी एंड बीई, डी को सी से मिलाया और ई को बी से मिलाया। राइट, ये हमने सारा काम कर लिया टू प्रूफ कंस्ट्रक्शन। अब आते हैं कि हमें प्रूफ क्या करना है। तो अब हम लिखेंगे प्रूफ। अब करते हैं इस सवाल का प्रूफ। तो इस सवाल के प्रूफ क्या करना है, देखो हम लोग सबसे फर्स्ट हमें यहां पे एरिया निकालना है। तो एरिया निकालने के लिए अपन को बेस चाहिए होता है। तो हम क्या करेंगे, पहले एक तरफ वाली लाइन को बेस बनाएंगे, फिर दूसरी बार में दूसरी तरफ की बेस बनाएंगे। तो पहले मैं कंसीडर करता हूं ए बी को बेस। चेक करना, कंसीडर ए बी इज अ बेस। राइट, किसको बेस मानना है, ए बी को, ए बी इज अ बेस, ए बी को हमने बेस मान लिया, कंसीडर ए बी बेस। राइट, अब अगर ए बी को बेस मान लिया है, ए बी को हमने बेस माना है, तो ए बी को बेस बना के जितने ट्राइंगल बन रहे हैं उन सबका एरिया निकालते हैं। तो सबसे फर्स्ट बात करता हूं एरिया ऑफ ट्राइंगल। जरा चेक करना, अगर मैंने ए बी को बेस बनाया तो ए डी भी बेस होगा। अगर ए डी को बेस बनाया तो यहां पर ट्राइंगल कौन सा बन रहा है भाई, जरा चेक करो भाई। ट्राइंगल पहला ए डी ई बना ट्राइंगल, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई। तो ए डी ई का एरिया क्या होगा, ए डी तो बेस है 1/2 इंटू ए डी क्योंकि बेस है। राइट, एडी क्या है, बेस इंटू। अब एडी के जो डी पॉइंट है इसकी परपेंडिकुलर हाइट क्या होगी भाई, बेस के परपेंडिकुलर हाइट होगी ना। तो डी एडी तो बेस था, इसकी परपेंडिकुलर हाइट कौन सी है, तो इस एडी के परपेंडिकुलर हाइट कौन सी है, ई एन। इस एडी के परपेंडिकुलर हाइट कौन सी है, ई एन। राइट, सो दैट इज परपेंडिकुलर हाइट ई एन। इसको मान लिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेम वे एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब दूसरा ट्राइंगल कौन सा लेना है अपन को, डी, चेक करना भाई क्योंकि हमें बेस ही बनाना है। तो डी ई बी, इसके लिए क्या होगा, हाफ इंटू बेस कौन सा है, डी बी इंटू परपेंडिकुलर हाइट, अब जरा चेक करो इस डीबी पे, जो देखो इस डीबी पे, अब ये ट्राइंगल है तो इस डीबी पे परपेंडिकुलर हाइट क्या होगा, इस डीबी पे परपेंडिकुलर हाइट क्या होगा, ये ट्राइंगल बन रहा है, जरा चेक करना भाई। ट्राइंगल ये वाला है, ये वाला ट्राइंगल, इस पर परपेंडिकुलर हाइट क्या होगा, तो इसको आगे बढ़ाओ और इसको आगे बढ़ाने के बाद में, जो इस पर परपेंडिकुलर होगा कौन सा है, ई एन। सो इट इज ई एन। क्लियर है? तो इक्वेशन नंबर सेकेंड। इतनी बात क्लियर हो रही है भाई, इतनी बात क्लियर हो गई। इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हमने क्या किया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट को डिवाइड कर दिया इक्वेशन नंबर सेकंड से। तो चेक करना, फ्रॉम फर्स्ट डिवाइड बाय सेकंड। तो यहां क्या बनेगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई डिवाइड बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई बी इज इक्वल टू 1/2 इंटू ए डी इंटू ई एन डिवाइड बाई 1/2 इंटू डी बी इंटू ई एन। हाँ भाई क्लियर हो रहा है? अब यहां से कौन कौन कैंसिल आउट हुआ, जरा चेक करो। ई एन से ई एन कैंसिल आउट, 1/2 से 1/2 कैंसिल आउट। राइट, तो यहां क्या बन गया, यहां जो बचा वो बचा ए डी डिवाइड बाई डी बी, डिवाइड बाई डी बी। ये बन गया इक्वेशन नंबर थर्ड, ये बन गया इक्वेशन नंबर थर्ड। इतनी बात क्लियर हो रही है भाई, इतनी बात क्लियर है? अब हम लोग दूसरी वाली लाइन को बेस मानते हैं, मतलब एसी को बेस मानते हैं। कंसीडर एसी, मतलब जो एसी वाली लाइन है उसको बेस मान लेते हैं। कंसीडर
कंसीडर AC इज अ बेस। अब हमने AC को बेस मान लिया। अब अगर AC को बेस माना है तो वहां भी दो ट्राइंगल बनेंगे और वहां भी दो ट्राइंगल बनेंगे, तो उनका एरिया लिखेंगे। तो क्या लिखा जाएगा भाई? एरिया ऑफ ट्राइंगल। जरा चेक करो, पहले तो बनेगा ए, देखो ये ए अब बेस हो जाएगा। अगर ए बेस है तो ट्राइंगल कौन सा बनेगा? ADE, सेम ट्राइंगल, ट्राइंगल ADE हाफ इंटू बेस। लेकिन इस ट्राइंगल में बेस कौन सा है? बेस है AE, तो बेस आ गया AE इंटू, अब AE पे परपेंडिकुलर हाइट, जो AE साइड है, इस पे परपेंडिकुलर कौन सी है? DM। देखो AE के परपेंडिकुलर कौन है? DM, तो इंटू परपेंडिकुलर हाइट इज DM, राइट। अब दूसरा एरिया मानते हैं, दूसरा ट्राइंगल इसी बेस पे, तो इस बेस पे दूसरा ट्राइंगल कौन सा होगा? ये वाला, दिस इज द एरिया। क्या नाम है इसको? DEC, तो DEC तो हाफ इंटू EC बेस है इंटू, अब EC पे परपेंडिकुलर हाइट। अब अगर आपको EC पे परपेंडिकुलर हाइट निकालना है तो इसको आगे बढ़ाना पड़ेगा। जब इसको आगे बढ़ाओगे तो इस पर परपेंडिकुलर कौन है? इस पर परपेंडिकुलर DM। कौन है? DM, सो इट इज DM। हो गया कि नहीं होगा भाई? इसको थर्ड माना है, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 4, इसको मान लेते हैं 5। अब क्या करना है? फ्रॉम 4th डिवाइड बाई 5th, 4th डिवाइड बाई 5th, तो क्या बन जाएगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE डिवाइड बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू AE इंटू DM डिवाइड बाई 1/2 इंटू EC इंटू DM। अब जो सेम है उसको कैंसिल आउट करते हैं। देखो DM कैंसिल आउट, 1/2 कैंसिल आउट। सिर्फ यहां से क्या बना? यहां से बच गया AE और डिवाइड बाई EC। इसको मान लेते हैं भाई इक्वेशन नंबर 6, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 6। बात क्लियर हो रही है भाई? अच्छा, अब अपन को पता कि अगर दो ट्राइंगल आपस में पैरेलल लाइन में है और सेम बेस के लिए है तो उनका एरिया आपस में इक्वल होता है। ये अपन को पता है, वी नो दैट two triangles for a same base and parallel lines, two areas for, मैं लिख देता हूं, for same base in parallel lines, then area of that triangle are equal, right? तो उनका एरिया जो है, we know that two triangles for a same base and parallel, and area of that triangles are equal, तब उनका एरिया आपस में इक्वल होगा कि नहीं होगा? इसी वजह से therefore जरा चेक करना भाई, एरिया ऑफ ट्राइंगल, जरा चेक करो भाई। देखो ये DE और BC दोनों लाइन आपस में पैरेलल है, DE पैरेलल है BC के, ये अपन को गिवन है। अब इनके बीच में दो ट्राइंगल बन रहे हैं और बेस भी सेम है, DE और BC। एक तो ट्राइंगल ये वाला हो गया, दिख रहा है, और एक ट्राइंगल ये वाला हो गया। इन दोनों पैरेलल लाइन के बीच में दो ट्राइंगल बन रहे हैं, एक ट्राइंगल ये वाला हो गया, और दोनों के लिए बेस भी सेम है भाई। कौन सा? DE बेस मान लो, तो इसका एरिया और इसका एरिया, मतलब DEB का एरिया और DEC का एरिया आपस में इक्वल है। तो एंगल दैट इज एरिया ऑफ DEB ये आपस में इक्वल है एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC के। इक्वल है कि नहीं इक्वल है? दोनों ट्राइंगल का एरिया आपस में इक्वल है। अगर दोनों ट्राइंगल का एरिया आपस में इक्वल है, जरा चेक करना भाई, अगर दोनों ट्राइंगल का एरिया आपस में इक्वल है तो हम लोग इसे DEC की जगह पे क्या रख सकते हैं? DEB। इसे DEC की जगह पे क्या रख सकते हैं? DEB। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 6 हम 6 से कह सकते हैं कि एरिया इन ट्राइंगल ADE डिवाइड बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC की जगह क्या रखना है? DEB। ये आपस में इक्वल है, कितना हो जाएगा? AE/EC। ये आपस में इक्वल है, कितना हो जाएगा? AE/EC। बात क्या आ रही है? अब अगर देखो ये बन गया इक्वेशन नंबर 7, ये 6 था, ये आ गया 7। अब जरा चेक करो, इक्वेशन नंबर 7 और इक्वेशन नंबर 3 बोथ आर इक्वल। देखो एरिया ऑफ ADE और एरिया ऑफ DEB दोनों रेशियो आपस में इक्वल है। जब दोनों आपस में इक्वल है तो AE/EC आपस में इक्वल है। तो चेक करना, मैं यहां पे लिख रहा हूं भाई, चेक करना, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 इक्वल है 7 के।
दोनों आपस में इक्वल है तो क्या हो जाएगा, हम क्या कह सकते हैं यहाँ से, हम ये कह सकते हैं कि AD अपॉन DB आपस में इक्वल है AE अपॉन EC के, और यही तो हमें प्रूफ करना था। सो दिस इज द हैंस प्रूफ। क्लियर है? जिसको नहीं समझ आया कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। लेक्चर कैसा लगा ये जरूर बताना, इतना नोट करो।